नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब क्विज और लाइन बाय लाइन डिस्कशन में। इसमें हम वन वर्ड और इडियम्स भी देखते हैं। आज 25 सितंबर है और आज जो एडिटोरियल छपा है उसमें सबसे पहला है कि पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेस ऑन चाइना यूजिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स टू स्कोर जियो पॉलिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे चाइना में एशियन गेम्स हो रहे हैं और वहां पे उन गेम्स का इस्तेमाल वो कर रहा है जियो पॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना या जनता जैसी चाहती है, भीड़ जैसा चाहती है वैसा करना। और इसमें लिखा है कि जो घटनाएं हो रही हैं, जो इंसिडेंट हो रही हैं, दैट हैव लोवर्ड द मेजेस्टी होता है महिमा किसी चीज की, उसको कम कर दिया है ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो पार्लियामेंट में जिस तरह की भाषा वहां के एमपीज बोल रहे हैं, तो उसके बारे में ये आर्टिकल छपा है। तीसरा आर्टिकल अपने पास है टेकिंग इंडिया बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। तो ये अपने पास है कि अभी आपने देखा होगा विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है और उसमें ये भी बताया गया है कि जैसे डिलिमिटेशन हो जाएगा उसके बाद उस बिल को लागू कर दिया जाएगा। तो आप ये देखोगे कि ये डिलिमिटेशन जो है उसके बारे में पूरा आर्टिकल छपा है कि कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ए विसिएटेड पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन तमिलनाडु। देखो डिस्कोर्स जो होता है वो बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात हो रही है कहाँ पे, तमिलनाडु में। और विसिएटेड जो होता है एक तरह से हम इसको बोलते हैं कि किसी चीज को स्पॉइल कर देना, बिगाड़ देना, माहौल खराब कर देना या किसी चीज की क्वालिटी को कम कर देना, तो वो विसिएटेड होता है। तो वहां पे एक राजनीतिक डिस्कशन की जो क्वालिटी है वो कम हो चुकी है। और एक और एडिटोरियल है साइमल्टेनियस पोल्स बट ओनली इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि वन नेशन वन इलेक्शन वाले चुनाव की बात हो रही है यहाँ पे। अगेन उसके ऊपर ही पूरा डिस्कशन किया है। आज जो वोकैब हम लोग डिस्कस करेंगे वो इन दो एडिटोरियल से ली गई है ज्यादातर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वोकैब अपनी जो है उसे पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द अपने पास है एक्रीडिटेशन। तो देखो एक्रीडिटेशन जो होता है ये होता है कि किसी चीज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो भी अपने एथलीट है, अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी हैं जो वुशु के प्लेयर हैं, उन लोगों को चाइना की एयरलाइंस ने प्लेन में नहीं बैठने दिया। तो यहाँ पे लिखा है कि उनको एक्रीडिटेशन मिला था। इस बार क्या हुआ है कि हमेशा ऐसा होता है खिलाड़ियों को वीजा मिलता है, लेकिन इस एशियन गेम्स में डिजिटल एक्रीडिटेशन हुआ है उनका और उनको अलाउ किया जाएगा, लेकिन उनको नहीं भेजा गया। तो एक्रीडिटेशन होता है सर्टिफिकेट देना, ऑथोराइज करना, वैलिडेट करना किसी चीज को। आप देखोगे यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आती है, कॉलेजेस की रैंकिंग आती है, तो वो अपने पास उसको हम लोग उस रैंकिंग जो होती है वो एक तरह से सर्टिफिकेट होता है, तो इसे हम बोलते हैं एक्रीडिटेशन इंश्योर। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटीज एक्रीडिटेशन इंश्योर दैट द डिग्रीज वर रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली। तो यूनिवर्सिटी को जैसे ही एक्रीडिटेशन मिला तो इससे बात सुनिश्चित हो गई कि उनकी जो डिग्री है उनको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और इसका ऑपोजिट हो जाएंगे डिस एक्रीडिटेशन, रिजेक्शन, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, डिनाइल होता है मना कर देना। तो सबसे पहला वर्ड हमने देखा एक्रीडिटेशन, इसका मतलब होता है ऑफिशियल रिकॉग्निशन। विंडिकेटिव जो होता है ये हम लोग कहते हैं कि बदले की भावना। यहाँ पे आप एक शब्द ये भी याद रखना कि एक विंडिकेट होता है। विंडिकेट हम लोग कहते हैं कि भाई किसी को निर्दोष साबित हो जाना, या इनोसेंट जो होता है, टू बी डिक्लेयर्ड इनोसेंट। जैसे किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं और उसके बाद जांच के बाद वो होता है कि वो विंडिकेट अगर उसे कर दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं टू बी डिक्लेयर्ड इनोसेंट। तो ये बहुत अच्छा शब्द है, दोनों शब्द अलग अलग है। विंडिकेटिव का मतलब होता है बदले की भावना रखना। तो यहाँ पे चाइना की जो पॉलिसी है उसे ही विंडिकेटिव कहा गया है। इंक्लाइन टू सीक रिवेंज, जिसमें बदला आप लेना चाहते हैं। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिवेंजफुल, रिटेलिएटरी। देखो रिटेलिएट करना होता है, ये भी अपने पास क्या होता है, बदला लेना होता है। स्पाइटफुल भी इसी का जैसा एक मीनिंग है। स्पाइटफुल का मतलब भी हो जिसमें बदला लेना हो या जिसके किसी के प्रति बुरा चाहना हो। इसमें देखो रेट्रीब्यूटिव भी एक शब्द अपने पास होता है, RETRIBUTIVE, रेट्रीब्यूटिव। तो अपने पास फॉरगिविंग, मर्सीफुल एंड बेनोवलेंट, ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। माफ करने वाला, मर्सीफुल दया दिखाने वाला, बेनोवलेंट होता है उदार, परोपकारी, उपकारी, जो दूसरे लोगों का भला चाहे। एग्जाम्पल अपने पास दिया है हर विंडिकेटिव एटीट्यूड, कि उसका एटीट्यूड ऐसा था कि जो बदला लेना चाहता है। लेड हर टू सैबोटाज हर कलीग्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ स्पाइट, कि बदले की भावना जो होता है आउट ऑफ स्पाइट, उसने उससे कलीग का जो प्रोजेक्ट था उसको सैबोटाज कर दिया, उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सैबोटाज करना यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के संदर्भ में इसका यूज हुआ है। तो विंडिकेटिव हम लोग कहते हैं कि बदले की भावना जो होती है। बहुत अच्छा शब्द है विंडिकेटिव, काफी पूछा जाता है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, तीसरा थोर्नी। तो देखो थोर्न जो होता है वो कांटे होते हैं ना, तो ये थोर्न हम लोग बोलते हैं कांटों को, और थोर्नी हो जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। और कांटों से भरा हुआ, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। तो जो डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो, उलझा हुआ, उसे हम लोग कहेंगे थोर्नी। तो यहाँ पे देखोगे भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं उनको कहा है कि काफी थोर्नी है और उनको काफी सारी समस्याएं जो है सुलझानी है आपस में।
तो डीलिंग विथ थोर्नी इश्यू ऑफ द बजट कट्स, कि बजट कट का जो इश्यू था उसको इन्होंने क्या कहा है, थोर्नी इश्यू कहा है। रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन, कि उसमें एक गहनता से विचार करने की जरूरत थी। अगला शब्द अपने पास एक्सोर्टेड। एक्सोर्टेड का मतलब होता है आग्रह करना। तो अभी आप देखोगे ये दूसरे एडिटोरियल से लिया है ये शब्द। इसमें ऐसा हुआ था कि अपनी नई पार्लियामेंट का जब उद्घाटन किया था तो उसमें अपने प्रधानमंत्री ने एक्सोर्ट किया था, आग्रह किया था सभी लोगों से कि यहाँ पे मान मर्यादा जो है संसद की वो बनाए रखें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना किसी से, किसी को मनाने की कोशिश करना। तो ये अपने पास हो जाएगा। एक्सोर्ट जो होता है इसका मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, मनाने की कोशिश करना, इम्प्लोर करना। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे डिस्करेज करना, डिटर होता है रोकना, सप्रेस होता है दबाना। ठीक है। तो द कोच एक्सोर्टेड द टीम, कि कोच ने टीम से आग्रह किया टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए इन द अपकमिंग मैच। तो यहाँ पे देखो एक्सोर्टेड का सही मीनिंग होगा कि किसी को कोशिश करना, कुछ मनाने की, कुछ काम करने के लिए, भाई तू ये काम करो, ऐसा करो। तो यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर ने जो था, जब पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने ऐसा आग्रह किया था। यूनानिमस जो होता है अपने पास, ये हम लोग कहते हैं कि जब एक मत हो। तो यहाँ पे आप देखोगे जो महिला रिजर्वेशन का जो बिल पास हुआ है, वुमेन रिजर्वेशन वाला, एक मत से पास हुआ है। आई थिंक सभी लोगों ने लगभग एक तरफा वोट किया था इसमें, कोई एक आध वोट, दो वोट ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट में हुए थे। तो ये सहमति से एक मत सहमति जो होती है जिसमें सब लोग एक हैं। कॉन्सेंसुअल का मतलब भी होता है कि सहमति लेके जो काम किया जाए। यूनिफाइड होता है एक साथ जुड़े हुए, अनडिवाइडेड होता है बिना बटे हुए। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे डिवाइडेड, डिसएग्रीड और डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड होता है जिसपे झगड़ा हो। कि द बोर्ड मेंबर्स ने क्या किया, रीच्ड ए यूनानिमस डिसीजन, कि वो एक मत फैसले पे पहुंचे टू अप्रूव द न्यू प्रोजेक्ट। तो यूनानिमस हो जाएगा अपने पास एक मत। कार्व आउट जो होता है टू क्रिएट और बनाना। तो यहाँ पे देखो इसमें बताया कि विपक्ष ने कोशिश की कि उसमें ओबीसी में अलग से महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। कार्व आउट होता है उस चीज को क्रिएट किया जाए। तो क्रिएट करना, फॉर्म बनाना, स्टेब्लिश करना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसमेंटल कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना किसी चीज को। द टीम हैड टू कार्व आउट ए न्यू स्ट्रेटजी, की टीम को नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ी, कार्व आउट करनी पड़ी टू रिवाइव द फेलिंग बिजनेस, की जो बिजनेस फेल हो रहा था उसको फिर से जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। देखो अगला शब्द अपने पास है मेजेस्टी। मेजेस्टी होता है कि इंप्रेसिव क्वालिटी अगर किसी के अंदर हो, ग्रांड्योर, स्प्लेंडर और मैग्निफिसेंस जो होता है उसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे अपने पास देखो, यहाँ पे जो मेजेस्टी बात की है वो पार्लियामेंट की मेजेस्टी की बात की है, पार्लियामेंट की महिमा की बात की, कि पार्लियामेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे मीडियोक्रिटी, इनसिग्निफिकेंस होता है जिसका कोई महत्व ना हो, प्लेननेस होता है बहुत साधारण सीधा हो। द मैजेस्टी ऑफ द माउंटेन्स, की पहाड़ों की जो मैजेस्टी थी, उनकी जो महिमा या उनका जो एक काफी बड़ा जो था वो लेफ्ट द ट्रेवलर्स, कि उससे ट्रेवलर जो थे इन ओ ऑफ नेचर्स ब्यूटी। तो एक तरह से प्रकृति की जो सुंदरता है उससे वो आश्चर्य करते रह गए उसके ऊपर। तो ये है मैजेस्टी ऑफ माउंटेन्स। अपने पास पैसेज में डिस्कस किया था, एडिटोरियल में डिस्कस किया था पार्लियामेंट के लिए। तो देखो पार्लियामेंट जो है उसके लिए इन्होंने मैजेस्टी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है इंप्रेसिव क्वालिटी। हर्ल का मतलब होता है, देखो फेंकना होता है, हर्ल फेंकना होता है, गाली देना भी होता है। टू साउट इंसल्ट्स, कि आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो, गालियां निकाल रहे हो या गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसे भी हर्ल करना भी कहते हैं। जैसे हर्ल जूते फेंकते हैं, कई बार किसी पे अंडे फेंकते हैं, और कई बार होता है कि गालियां किसी पे निकाली जाती है। तो हर्ल का मतलब होता है थ्रू करना, फ्लिंग करना, कास्ट करना। तो फेंकना एक तरह से इसका बेस मीनिंग जो है वो फेंकना होता है, लेकिन जोर से चिल्लाना, गाली देना, तो वो भी, उसको भी हम हर्ल बोलते हैं। इसका ऑपोजिट हो जाएगा किसी चीज को कैच करना, रिट्रीव करना, रिकवर करना, होल्ड करना, पकड़ के रखना। तो राइवल फैंस जो थे, एक दूसरे के विरोधी जो फैन थे, हर्ल्ड अब्यूज एट ईच अदर, तो उन्होंने एक दूसरे को गालियां निकाली। तो हर्ल के साथ आप बहुत बार देखोगे अब्यूज शब्द है, ये भी एक फिक्स में जुड़ा रहता है। स्लर जो होता है कि ये अपमान वाली बात होती है, गाली ही होती है स्लर। एन इंसल्टिंग रिमार्क, की ऐसा रिमार्क, ऐसी बात जो बेइज्जती करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लर करना कहते हैं, स्लर कहते हैं, नाउन है ये। इंसल्ट करना, सिलेंडर जो होता है अपने पास, सलांडर, सॉरी सलांडर। ये सलांडर वाली स्पेलिंग भी आप देखना, दो स्पेलिंग होती है, एक इसके अंदर SLEN होता है और एक SLAN होता है। तो SLA वाला जो इसमें जो लिखा है, इसका मतलब होता है कि भाई बेइज्जती करना। तो यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देता हूँ, ये सिलेंडर इसको बोलेंगे हम लोग, और वो दुबला पतला जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, SLENDER। और ये होता है बेइज्जती करना। डिस्पैरेज होता है अगेन किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में अपमानजनक बातें कहना। डिफेमेशन होता है, फेम होता है प्रसिद्ध करना, डिफेम होता है
बदनाम करना। लाइबल का मतलब भी होता है किसी के बारे में झूठी बातें छपवाना, उसको बदनाम करने के लिए। टार्निश होता है कि अगेन किसी की इमेज खराब करना, इमेज को टार्निश करना, किसी की बेइज्जती करना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट देना, प्रेज करना, फ्लैटरी होता है अगेन चापलूसी टाइप। यूजिंग रेशियल स्लर्स, कि यहाँ पे उन्होंने जाति सूचक जो गालियां हैं उनको इस्तेमाल करना ऑफेंसिव होता है, अनएक्सेप्टेबल भी होता है किसी भी संदर्भ में। तो यहाँ पे स्लर हो जाएगा इंसल्टिंग रिमार्क। फेलो जो होता है ये साथी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ए पर्सन इन द सेम पोजीशन, एक ऐसा व्यक्ति उसी पोजीशन में हो। तो यहाँ पे देखो पार्लियामेंट वाली बात ही चल रही है कि एक एमपी ने दूसरे एमपी की तरफ स्लर जो है वो हर्ल की, फेंकी, साथी। तो यहाँ पे फेलो हो जाएगा साथी। देखो एक फेलो में अपने पास हम लोग देखते हैं फॉलो होता है, जो पीछा करना होता है जिसका मतलब, और एक FALLOW भी होता है, बहुत अच्छा शब्द है। देखो आप अगर किसान परिवार से बिलोंग करते हो तो फेलो का जो मतलब होता है FALLOW, ये होता है कि कई बार खेती करने के बाद किसी एक सीजन में खेत को खाली छोड़ना, तो उस चीज को हम फेलो करना कहते हैं, फेलोइंग कहते हैं। कि हर बार लगातार खेती नहीं करनी चाहिए, कभी कभी बीच में ब्रेक देना चाहिए, तो उस ब्रेक देने को फेलो कहते हैं। कंपेनियन हो जाएगा, कलीग हो जाएगा। कलीग की स्पेलिंग आती है EAGUE, एसोसिएट और पीयर। तो पीयर ग्रुप होता है, कई बार हम बोलते हैं पीयर प्रेशर होता है साथ वाले लोगों का। इसका ऑपोजिट हो जाएगा ओपोनेंट होना, राइवल विरोधी होना, फो दुश्मन होना। ही इज ए फेलो साइंटिस्ट, कि वो साथी साइंटिस्ट है, हु स्पेशलाइजेस इन क्वांटम फिजिक्स, कि उसकी स्पेशलिटी जो है वो क्वांटम फिजिक्स की है। तो फेलो हम लोगों ने देखा कि साथी जो होता है, कलीग जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं। एप्रोप्रिएशन जो होता है, देखो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि हथिया लेना, किसी से कोई चीज छीन लेना, उसे हम लोग एप्रोप्रिएशन कहते हैं। बिना परमिशन के, खास करके बिना परमिशन के। तो यहाँ पे देखो इस एडिटोरियल में दिया है कि राज्यसभा में जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था तो वहां विजिटर्स गैलरी जो थी, तो विजिटर्स गैलरी में जो लोग आए थे देखने, उस कार्यवाही को देखने, उन्होंने काफी तालियां बजाई, सरकार के समर्थन में नारे लगाए। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भाई जब पूरे MP मिलके, सारा संसद मिलके अगर महिला रिजर्वेशन बिल पास कर रहा है तो क्रेडिट सभी को जाना चाहिए। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सीजर, कॉन्फिस्केशन और एक्विजिशन। कॉन्फिस्केट करना होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। रिटर्न, रिस्टोरेशन और रिलीज ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। द अनऑथराइज्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ कंपनी फंड्स, की एक तरह से अनऑथराइज था और उसमें कंपनी फंड जो थे उसको एप्रोप्रिएट कर लिया, किसी ने हड़प लिया, जब्त कर लिया। लेड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, और उसका परिणाम हुआ कि कानूनी उसमें कार्रवाई हो गई उस चीज के ऊपर। अगला कंडेमेबल जो होता है, कंडेम करना होता है किसी चीज की आलोचना करना, निंदा करना। तो इसे हम लोग कहेंगे, सिनोनिम हो जाएंगे ब्लेम वर्दी, सेंसरेबल, सेंसर का मतलब भी आलोचना करना होता है। रेप्रीहेंसिबल भी होता है, जो नैतिक रूप से गलत व्यवहार किया जाता है उसको हम लोग रेप्रीहेंसिबल बिहेवियर कहते हैं। तो वो भी एक तरह से क्रिटिसिज्म के लायक होता है, निंदा योग्य होता है। ऑपोजिट अगेन अपने पास हो जाएंगे प्रेजवर्दी, कमेंडेबल, लाउडेबल। तो कमेंड करना होता है तारीफ करना। तो उसका जो एक्शन थे वर कंडेमेबल एंड वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनेस्टी, कि उसका जो काम था वो निंदा के योग्य था, कंडेम करने के लायक था, और वो वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनेस्टी, की ईमानदारी के जो सिद्धांत होते हैं उसके खिलाफ था। कंडोन करना जो होता है, कंडोन करना देखो अपने पास होता है कि अनदेखी करना, कि कहीं पे अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है और आप उस चीज को नजरअंदाज कर देते हो, ओवरलुक कर देते हो, तो उसे हम लोग कंडोन करना कहते हैं। एक्सक्यूज करना, माफ कर देना, ओवरलुक करना, पार्डन कर देना, इग्नोर कर देना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और इसके ऑपोजिट अगेन क्रिटिसाइज करना, रिजेक्ट करना, डिसअप्रूव करना, ये हो जाएगा इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, कि ये उचित नहीं होता है टू कंडोन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, की जो गलत तरीके से लोग बिजनेस करते हैं वो अच्छा नहीं होता है, उस चीज को उचित नहीं होता है उस चीज को इग्नोर करना। तो आप एप्रोप्रिएट भी देखो, एप्रोप्रिएट दो तरह से यूज होता है। एक हमने देखा पिछला जो शब्द था ये एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएट का मतलब एक तो होता है उचित होता है, उचित होता है, जस्टिफाइड होता है, जो सही हो उसे हम लोग कहते हैं। और एक होता है किसी की संपत्ति जब्त कर लेना, किसी की चीजों को हड़प लेना, वो भी अपने पास होता है। 14 होता है प्यूनिटिव। तो यहाँ पे लिखा है जो भी गलत बात हुई है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट देना, किसी को दंड देना। पिनल, रेट्रीब्यूटिव या डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्यूनिटिव। तो प्यूनिटिव आप पनिशमेंट से याद रखना, PUNI पनिशमेंट होता है, तो प्यूनिटिव क्या हो जाएगा? दंडात्मक। कंपनी ने इंप्लीमेंट किया प्यूनिटिव मेजर्स, कि ऐसे उपाय उन्होंने लेके आए कि जिससे सजा दी जा सके। किन लोगों को? एम्प्लॉइज को, उन एम्प्लॉइज को जिन्होंने कंपनी की पॉलिसीज को वॉयलेट किया है, उल्लंघन किया है, तोड़ा है।
15 हो जाएगा फोस्टर करना, पालन पोषण करना, प्रमोट करना ग्रोथ को। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अपने पास नर्चर करना, सपोर्ट करना, इनकरेज करना, नरिश करना। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे किसी चीज को रोकना, हिंडर, हैम्पर, इनहिबिट, डिस्करेज, इनकम्बर, ये शब्द हम लोगों ने देखे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका उद्देश्य ये है टू फोस्टर ए सेंस ऑफ कम्युनिटी, कि ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि लोगों में कम्युनिटी का सेंस है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो किसी चीज को बढ़ावा देना, उसको पालन पोषण करना, उसको डेवलप करने में मदद करना, वो अपने पास क्या हो जाएगा, फोस्टर करना। तो आगे देखो, अब लाइन बाय लाइन डिस्कशन देखते हैं अपने पे चाइना वाला जो एडिटोरियल है उसका। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तो एशियन गेम्स है जिनकी शुरुआत हुई ऑन सितंबर 23, तो जिनकी शुरुआत 23 सितंबर को हुई बाई चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। तो ये जी जिनपिंग ने इनकी शुरुआत की है इन हंगजाऊ, हंगजाऊ में, ये चाइना का एक शहर का नाम है। फॉलोइंग ए स्पेक्टेकुलर ओपनिंग सेरेमनी, तो ये शुरुआत उन्होंने कब की, जो एक ओपनिंग सेरेमनी थी उसके बाद की। ओपनिंग सेरेमनी को इन्होंने स्पेक्टेकुलर कहा है, बहुत शानदार कहा है। ऑन ए स्केल, की एक ऐसे लेवल पे वो सेरेमनी हुई है दैट हैज नाउ कम टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम चाइना, की जैसी चाइना से उम्मीद की जाती है वैसी हुई है। तो चाइना में आप देखोगे उद्घाटन समापन समारोह होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और उसी लेवल पे इस बार भी हुआ है। आर, तो ये एशियन गेम्स देखो इस वाक्य का सब्जेक्ट है, बाकी ये विच के बाद वाली बातें अलग आई है। आर मेंट टू शोकेस, कि इनका मतलब ये था कि वो दिखाएं, कि शोकेस करें, प्रदर्शन करें, किस चीज का प्रदर्शन करें, ए ब्रोडर मैसेज ऑफ एशियन सॉलिडेरिटी, कि एशिया की जो एक एकता है, जो साथ रहने वाली बात है, उस मैसेज को वो दिखाएं। तो एशियन गेम्स जो हो रहे हैं इसका मतलब ये था कि वहां पे कि एशिया पूरा का पूरा एक है, ये शो किया जाना चाहिए। द डेज लीडिंग अप टू द ओपनिंग सेरेमनी, कि वो दिन जो जब 23 सितंबर को ये ओपनिंग सेरेमनी हुई है उससे पहले का जो टाइम था, मतलब 18 तारीख से लेके ऑफ द 19th एडिशन, ये 19वीं एशियाई गेम्स हो रहे हैं। हाउ एवर मार्क्ड बाई एनीथिंग बट, तो वो जो थे उनसे पता लग रहा था कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, एशियन सॉलिडेरिटी नहीं हो रही है, कि वो एकता का मैसेज कहीं पे भी उन दिनों से नहीं जा रहा था, उस समय की जो घटनाएं हो रही थी उन घटनाओं से नहीं जा रहा था। होना ऐसा चाहिए था, देखो यहाँ पे लिखा है आर मेंट टू, मेंट टू, आर मेंट टू का मतलब यहाँ पे क्या, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द डे बिफोर, उस दिन पहले, जैसे द डे बिफोर का मतलब हो गया 22 सितंबर को क्या हुआ, बिफोर द ओपनिंग, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अपने जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कैंसिल कर दी अपनी यात्रा को टू चाइना, कि चाइना नहीं गए, एज ए मार्क, कि ये दिखाने के लिए, ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है विरोध, टू द लास्ट मिनट डिनायल, कि उन्होंने आखिरी मिनट में जो मना कर दिया था, ऑफ एंट्री, अंदर आने के लिए, टू 3 इंडियन वुसु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, कि चाइना ने क्या किया, भारत के 3 खिलाड़ियों को चाइना में खेलने से भाग नहीं लेने दिया गया। और इस चीज के विरोध में भारत के जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, जो वहां पे जाने वाले थे ओपनिंग सेरेमनी में, उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। ये जो 3 एथलीट्स हैं, इनका नाम है नेमन वांगसु, ऑनिलू टेगा एंड मिपुंग लामगु, वर गिवन द एक्रीडिटेशन, इनको एक अप्रूवल मिल गया था, ठीक है, जाने का, नीडेड टू ट्रेवल, जिसकी जरूरत थी जाने के लिए, अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन टीम फॉर द गेम्स, की भारत की जो पूरी टीम जाने वाली थी उनके पास अप्रूवल था, लेकिन इनको फिर भी नहीं जाने दिया। हाउएवर, किंतु क्या हुआ, इन व्हाट अपीयर्स टू बी ए डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब होता है दिशा निर्देश या ऑर्डर जो होता है, एक ऑर्डर जो इश्यू किया गया था टू द एयरलाइन, की एयरलाइन को, बाई चाइना, की चाइना ने एयरलाइन को कोई ऑर्डर दिया था, और वो ऑर्डर ये था, द एथलीट्स वर टोल्ड दे कुड नॉट बोर्ड देयर फ्लाइट, कि वो अपनी फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते, बोर्ड करना होता है चढ़ना। तो यहाँ पे लिखा है कि ये एक ऐसा आदेश था उनके पास, जो एयरलाइन उनको लेके जाने वाली थी, कि आप उसमें नहीं बैठ सकते हैं। चाइना हैज इन द पास्ट इश्यूड, कि पास्ट में चाइना ने क्या किया है, स्टेपल्ड वीजा जो है वो इश्यू किए हैं। स्टेपल्ड वीजा क्या होता है, देखो नॉर्मल वीजा जो मिलता है वो पासपोर्ट में चिपकाया जाता है उसे, लेकिन चाइना क्या करती है, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के जो नागरिक जब चाइना जाते हैं तो उनको स्टेपल्ड वीजा देती है, कि उसमें स्टेपलर लगता है, उसमें वीजा में पासपोर्ट के साथ उसके ऊपर स्टाम्प भी नहीं लगता है, मतलब बिना स्टाम्प का वीजा उनको दिया जाता है, जिसको कभी भी वो क्या कर सकते हैं कि रद्द कर सकते हैं, उसको फाड़ सकते हैं। जब आप स्टाम्प्ड वीजा होता है उसका मतलब है कि आपके पास अथॉरिटी, आप जा सकते हैं। जाने तो उसको भी देते हैं, लेकिन वो एक सही प्रैक्टिस नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है कि उसको चिपकाया जाता है और उस पर स्टाम्प लगाया जाता है, लेकिन स्टेपल्ड वीजा को चिपकाते नहीं है, पिन लगाते हैं, स्टेपल करते हैं उसे, और उस पर स्टाम्प भी नहीं होता है। ओनली इन जुलाई, जुलाई में क्या हुआ था, अभी 3 वुसु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश
ड्यू टू टेक पार्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने वाले थे इन चेंगडू, ये कोई जगह थी, वर इश्यूड स्टेबल वीजाज। तो अभी जुलाई में ही उनको स्टेबल वीजा दिया गया था। तो ये देखो बहुत पुरानी बात नहीं है, अगस्त सितंबर 2 महीने पहले की बात है। इन दिस इंस्टेंस, इस उदाहरण में, इस समय क्या हुआ था? द डिसीजन टू बार द एथलीट्स अपीयर पर्टिकुलरली विंडिक्टिव। तो यहाँ पे अभी जो इंस्टेंस है, ये वाला नहीं, अभी ये 3 लोगों को जो मना किया है, इसमें ऐसा लग रहा है कि इनका जो फैसला है इनको प्रतिबंध करने का, इनको भाग नहीं लेने देने का, वो विंडिक्टिव दिख रहा है, वो बदले की भावना वाला दिख रहा है, क्योंकि वीजाज वर नॉट नीडेड, कि वीजा की जरूरत नहीं थी टू ट्रेवल फॉर एथलीट्स, एथलीट्स को जाने के लिए इश्यूड डिजिटल एक्रीडिटेशन, कि उनको डिजिटल एक्रीडिटेशन इश्यू किए गए थे। तो इस बार उनको वीजा की जरूरत ही नहीं थी भाई, जो भी एथलीट जाना चाहता है उनको डिजिटल एक्रीडिटेशन मिला था और वो जा सकते थे। इनको भी इश्यू हो गया था लेकिन बाद में नहीं जाने दिया गया। इंडियन ऑफिशियल्स बिलीव, भारतीय अधिकारी मानते हैं कि बीजिंग thus वेंट आउट ऑफ इट्स वे टू बार देयर ट्रेवल बाय इंस्ट्रक्टिंग द एयरलाइन टू नॉट अलाउ देम टू बोर्ड। अब ऐसा हुआ है कि चाइना ने अलाउ कर दिया, उनको डिजिटल एक्रेडिटेशन दे दिया, लेकिन साथ ही साथ चाइना ने कहा कि अपनी एयरलाइन को कहा कि तुम बैठने मत देना। तो ये एक तरह से इसने एक नया तरीका यहाँ पे अपनाया है चाइना ने उन खिलाड़ियों को नहीं खेलने देने के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन ए स्टेटमेंट, की भारत के विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है, डिस्क्राइब द एक्शन, उन्होंने इस एक्शन को बताया है एज टारगेटेड, कि ये टारगेट किया गया है उन खिलाड़ियों को, और प्री मेडिटेटेड। तो प्री मेडिटेटेड का मतलब है पहले से ही उन्होंने प्लान कर लिया था कि ऐसा करेंगे, मतलब ऑन स्पॉट इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, चाइना ने पहले ही सोच लिया था कि हम इन खिलाड़ियों को नहीं जाने देंगे। दिस इज अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से ये क्या है, नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस, की पहला ऐसा उदाहरण या एग्जाम्पल नहीं है ऑफ बीजिंग चाइना का यूजिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, की जिसमें खेल वाली जो घटनाएं हैं, खेलों की जो इवेंट होती हैं, उनको उन्होंने इस्तेमाल किया है। दैट शुड हैव नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स, कि वो एक तरह से राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए टू स्कोर जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स। तो ऐसा पहली बार नहीं किया, चाइना पहले भी ऐसा करता आया है कि उन्होंने खेलों के जो ये आयोजन होते हैं, इन आयोजनों का इस्तेमाल किया है अपने एक तरह से दुश्मनी निकालने के लिए, या फिर दुश्मनी वाली बात। फरवरी लास्ट ईयर में हुआ था, पिछले साल 2022 की फरवरी में क्या हुआ था, बीजिंग ने इल एडवाइजली का मतलब है कि उनको सही सलाह नहीं मिली थी, सेलेक्टेड द पीपल्स लिबरेशन आर्मीज कमांडर, कि उन्होंने वहां की आर्मी के जो कमांडर हैं उनको सेलेक्ट किया था, और उन कमांडर को जो शामिल थे गलवान वैली क्लैश में, भारत और चाइना के बीच में गलवान वैली में जो झड़प हुई थी, जो झगड़ा हुआ था, एज वन ऑफ द, उन्होंने उसको शामिल किया कि वो टॉर्च बियरर है, वो मसाल लेके चले थे फॉर द विंटर ओलंपिक्स। तो यहाँ पे देखो, ये अभी पहली बार नहीं है कि चाइना ने ऐसा किया है, पहले भी उन्होंने ऐसा किया था कि वहां पे चाइना की तरफ से जो लड़ाई में भाग लिया था, उस एक कमांडर को मसाल पकड़ाई विंटर ओलंपिक्स के लिए कि वो मसाल लेके चलेंगे। बोथ देन एंड नाउ, तब भी और अब भी, द organizers have appeared more than happy to look the other way given China's status as both a willing host and strong financial backer of such events। तो यहाँ पे लिखा है कि जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो इन एशियन गेम्स को आयोजन करवाते हैं, उन्होंने क्या किया है कि वो खुश हैं, दूसरी तरफ देख के, होता है ना, मुंह फेर लिया उन्होंने। क्यों फेर लिया उन्होंने मुंह, कि चाइना जो है वो एक विलिंग होस्ट है, कि वो अपनी इच्छा से वहां पे गेम्स का आयोजन करवाता है, एंड उसके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकर है ऐसी आयोजनों का, ऐसे समारोह का, कि वो पैसे देता है। तो पैसे की वजह से बाकी जो आयोजन करता है, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया है। जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जो भी कार्यवाहक प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एशिया की ओलंपिक काउंसिल के, जिनका नाम रणधीर सिंह है, वो जी जिनपिंग से मिले भी थे हंगजाओ में। इन रिमार्क्स टू जर्नलिस्ट, कि उन्होंने अपनी बात जो कही जर्नलिस्ट को, चोज, कि उन्होंने सेलेक्ट किया नॉट टू कॉल आउट, कि उन्होंने इस बारे में बात ही नहीं की द डिनायल ऑफ एंट्री टू एथलीट्स, की एथलीट्स को नहीं आने दिया है। इंस्टेड, बजाय उन्होंने क्या किया, ओनली सेइंग द मैटर वाज बीइंग डिस्कस, कि इस मामले को डिस्कस किया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई चाइना ने गलत किया है, नहीं आने दिया, इस बारे में बात नहीं की, उन्होंने कहा इस मामले को अभी डिस्कस किया जा रहा है। बियॉन्ड द एशियन गेम्स, की एशियन गेम्स के अलावा अगर हम लोग बात करें, इनको छोड़ के बात करें, द लेटेस्ट चाइनीज एक्शन सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द करंट डिस्ट्रस्ट इन बायलैटरल रिलेशंस, की ये जो अभी चाइना ने जो एक्शन लिया है,
इससे हमें पता चलता है, ये हमें याद दिलाता है कि जो अभी जो डिस्ट्रस्ट की भावना है इंडिया और चाइना के बीच के जो दोनों के बायलैटरल रिलेशन है, द्विपक्षीय रिलेशन है, एज वेल एज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट चैनल, और साथ ही साथ हमें क्या पता लग रहा है कि कमी है पर्याप्त चैनल्स, कम्युनिकेशन की, बात करने के ऐसे चैनल नहीं है जिनके थ्रू बात की जा सके टू डील विद, कि आप उनका सामना कर सको, सुलझा सको लॉन्ग परसिस्टिंग थोर्नी इश्यूज, की ऐसे मुद्दे जो मुश्किल हैं, डिफिकल्ट हैं और काफी लंबे समय से परसिस्ट कर रहे, चलते आ रहे हैं, इंक्लूडिंग वीजाज की, जिसमें वीजा वाली बात भी है। तो यहाँ पे देखो, एशियन गेम्स की इन एथलीट्स वाली बात को हटा दें, उसके अलावा भी हम लोग बात करें तो बहुत सारी बातें भारत और चाइना के बीच में ऐसी हैं कि इनके बीच में ट्रस्ट वाली बात नहीं है और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी मिसिंग है, और इसमें कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो काफी लंबे समय तक चले आ रहे हैं, जिनका समाधान करना है, जिसमें वीजा वाला भी एक मुद्दा है। न्यू दिल्ली हैज करेक्टली मेड क्लियर, कि न्यू दिल्ली ने बड़े सही तरीके से इस बात को स्पष्ट कर दिया है दैट रिस्टोरिंग नॉर्मलसी, अगर सब कुछ नॉर्मल करना है रिश्तों में, विल नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा, विदाउट कंप्लीटिंग, की बिना पूरा किए द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, की डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है, डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है कि दोनों सेनाओं, देशों की सेनाएं जो हैं वो आमने सामने खड़ी हैं, तो उनको हटना होगा अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, एंड रिस्टोरिंग पीस इन बॉर्डर एरियाज, की दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक चाइना अपनी सेना को पीछे नहीं हटाता है तब तक हालात सामान्य नॉर्मल नहीं होंगे। अंटिल बीजिंग रिव्यूज इट्स स्टांस, कि अपना जो पोजीशन है, स्टांस का मतलब पोजीशन है, कि जब तक बीजिंग अपनी पोजीशन को रिव्यू नहीं करता है, फिर से नहीं चेक करता है ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पर द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, की अभी जो हालात है जो ना तो चाइना को सूट करते हैं ना इंडिया को सूट करते हैं, इज लाइकली टू इंड्योर, ये बने रहेंगे। तो ये देखो, भारत और चाइना के बीच में रिश्तों के बारे में इन्होंने अपना जो कमेंट है वो बता दिया है, एशियन गेम्स की बात की है, उसके बाद नॉर्मल बात भी आखिर में इसने कही है कि ऐसा है। अभी देखो, हम लोग कुछ वन वर्ड देखेंगे। रिमिस जो होता है, ये हम लोग बोलते हैं कि जो बंदा नेग्लिजेंट हो, जो केयरलेस हो, जो लापरवाह हो, उसे हम लोग रिमिस कहते हैं। नॉट शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन, की जितनी जरूरत है उतना केयर या अटेंशन ना दिया जाए तो रेमिस हो जाएगा। रुडिमेंट्री जो होता है, ये हम लोग बोलते हैं कि जो बेसिक होता है, जो एलिमेंट्री होता है, जो डेवलप ना हुआ हो, जो एडवांस ना हुआ, जो मूलभूत होता है, फंडामेंटल होता है, एलिमेंट्री होता है, बेसिक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रुडिमेंट्री। तो यहाँ पे रुडिमेंट्री कई बार आता है ना, रुडिमेंट्री एजुकेशन, तो रुडिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है कि जो पहली क्लास से लेके तीसरी चौथी पांचवी तक की जो एजुकेशन है वो अपने पास रुडिमेंट्री एजुकेशन हो जाएगा। रेटिसेंट जो व्यक्ति होता है वो होता है कि जो बोलता नहीं हो, ज्यादा ना बोलता हो, जो रिजर्व टाइप हो, जो शर्मीला साई नेचर हो, जिसका जो अपने पास हम लोग कहें कि भाई इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होता है, कि जो लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता, उसे हम लोग रेटिसेंट व्यक्ति हम लोग उसे कहते हैं। पैराफेनेलिया जो होता है, ये पैराफेनेलिया जो अपने पास होता है, ये साज सामान होता है, कि जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी जरूरत पड़ती है पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए, तो अपने पास जो भी सारा सामान हम लोग लेके चलते हैं वो पैराफेनेलिया हो जाता है। कैसे हो जाता है, कि जैसे मान लो कोई बंदा टेंट लगाना चाहता है, तो वो टेंट का जितना सारा सामान होगा, रस्सियां होंगी, वो अपने पास कुछ गाड़ने के लिए होगा, हथौड़ी होगी, सारा होगा, वो पूरा सामान जो होगा वो पैराफेनेलिया, उसको हम लोग बोलेंगे साजो सामान जो जरूरी होता है। वोक्स पॉपुली जो होता है, ये अपने पास होता है कि ओपिनियंस और बिलीव्स ऑफ द मेजोरिटी, की ज्यादातर जनता जिन चीजों का मानती है, जिन पे विश्वास करती है, उनका जो ओपिनियन होता है, जो चीज पॉपुलर होती है, तो उसे वोक्स पॉपुली कह देते हैं। जो पॉपुलर विचार होंगे उसे वोक्स पॉपुली हम लोग कहेंगे। इडियम्स आप देखो, लेट डाउन करना होता है, किसी को डिसअपॉइंट करना होता है, निराश करना होता है, किसी को फेल कर देना होता है, तो ये लेट डाउन हो जाएगा। ईट लाइक ए हॉर्स होता है, बहुत ज्यादा खाना खाना। अंडर ड्यूरेस जो काम किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं, कि मजबूरी में जो काम किया जाए उसे अंडर ड्यूरेस कहेंगे। और आखिर में हम लोग आज एक सवाल करेंगे, जो एडिटोरियल हमने डिस्कस किया है उसी से है। अंटिल बीजिंग रिव्यूज इट्स स्टांस ऑन द बॉर्डर, की जब तक चाइना अपनी जो पोजीशन है क्लियर नहीं कर देता है बॉर्डर वाली पे, अभी के जो हालात है, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो ना तो चाइना को सूट करते हैं ना इंडिया को सूट करते हैं, वो इज लाइकली टू। तो ये देखो, अगर आप अपने वीडियो को ध्यान से देखा तो आप इसमें आंसर जो है वो बता सकते हैं। और ये वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस सवाल का आंसर कमेंट करें, अपना जो फीडबैक है वो जरूर बताएं।
और आपको अगर ये पूरी पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर ग्रामर क्विज होती है, वोकैब क्विज होती है, क्लोज टेस्ट होता है, पैसेज होता है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके ये अपने व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हो रोजाना 9928954223, या फिर हमारे सेंक्टम क्लासेस के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है वो जाके ज्वाइन कर सकते हो, और इस नाम से मोबाइल ऐप भी है जहाँ पे आप जाके अच्छे कोर्सेज जो है वो देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे।